वेरी गुड मॉर्निंग। पहले हम बात करेंगे यार अपने नए टॉपिक की, और नए टॉपिक के पहले हम क्या करते हैं साहब, अपना प्रीवियस लेक्चर रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था यार प्रीवियस लेक्चर में? हमने बात की थी बॉस डीवीआर की। डीवीआर इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, तो उसकी अपन ने बात करी थी। सेक्शन नंबर हमने देखा था, क्या क्या रिवाइज करेंगे हम। तो सेक्शन नंबर क्या था? 43A2 इसका सेक्शन नंबर था, राइट। फिर हमने डिफरेंस की बात की थी कि डिफरेंस क्या होता है एक सादा इक्विटी शेयर्स में और आपके डीवीआर वाले शेयर्स में। तो ये मिला के कुल मिला के हमारे पास डिफरेंस बिटवीन थे। ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट एक हमारे पास डिफरेंस बिटवीन था। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड फिट एक हमारे पास डिफरेंस बिटवीन था। पर्पस प्राइस इन मार्केट जनरली डीवीआर डिस्काउंट पर चलता है, राइट। लिक्विडिटी की बात करें, लेस लिक्विड देन इक्विटी शेयर। इसका मतलब ये है कि इक्विटी शेयर्स में बहुत सारे टाटा मोटर्स के नॉर्मल इक्विटी में बहुत सारे बायर सेलर रहेंगे, लाखों रहेंगे। यहाँ पर लाखों नहीं रहते हैं। कौन बाय करता है? जिसको ओनरशिप चाहिए वो लेगा इक्विटी शेयर, और जिसको हाई रिटर्न चाहिए ही विल बॉट दी डीवीआर शेयर्स, राइट। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा हमने क्या बात की थी भाई? डीवीआर के लिए कंडीशंस की बात की थी। सबसे पहली बात तो की थी कि भाई डीवीआर के लिए आपको ओआर पास करना पड़ेगा, आर्टिकल ऑथराइज करे, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास में। कितना परसेंट मैक्सिमम डीवीआर इशू करेगा वोटिंग राइट का, तो उसका पूरा एक कैलकुलेशन का तरीका कि भाई कैसे कैलकुलेट करना है आपको वो। तो वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी, राइट। चल, तो ये हमारे पास कंसेप्ट था किसका यार? डीवीआर वाले का। क्या कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमने एग्जाम्पल लेके पूरा का पूरा देखा था। एग्जाम में कभी आ जाए तो आपको क्लैरिटी रहे कि कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट की हमने बात की थी प्रेफरेंस शेयर्स की, और प्रेफरेंस शेयर्स में सबको पता है भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। फिर हमने बात की थी भाई टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, अलग अलग। एक चीज याद रखना यार, ये 4 तरीके के राइट्स प्रेफरेंस शेयर्स को मिलते हैं वोट डालने का मेरी कंपनी में। अगर इन 4 में से कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है, इन दैट केस मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट डालता है, करेक्ट। फिर हमने देखा था भाई काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी कि भाई क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव में क्या डिफरेंस होता है, वो बात की थी। एग्जाम में आ जाए ये मीनिंग भी आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और अकॉर्डिंगली 3 पॉइंट ये रहे आपके पास में, राइट। दूसरा, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है, यहाँ डिफरेंस की बात की थी। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सब कुछ बटने के बाद और कुछ बच जाता है तो वो दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं एज पर देयर रिस्पेक्टिव रेशियो। और भाई इररिडमेबल प्रेफरेंशियस मना कर दिया लॉ में, ये इशू नहीं होते हैं। तो यहां तक हमने ओवरऑल बात की थी। चल, आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। हम बात करेंगे सब डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है आपके पास में। तो भाई सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 30 है, ये बात करता है डिबेंचर की। पहली बात तो याद रखना, डिबेंचर कोई ओनरशिप नहीं होता। आप तो ये मान के चले मेरी कंपनी ने बैंक के पास जाकर नहीं लोन लिया, मेरी कंपनी ने तो पब्लिक से लोन लिया है। यहाँ पर हम कोई इक्विटी ओनरशिप नहीं बांटते हैं। तो डिबेंचर हम मेजॉरिटी कौन सी जगह में क्लासिफाई करते हैं लाइबिलिटीज में? जनरली वो क्लासिफाई होता है साहब आपकी लोन की तरफ में, चले, क्योंकि इसका नेचर ये होता है। तो इन्होंने क्या डिफाइन किया डेफिनेशन, बहुत ध्यान से। डिबेंचर को डिफाइन किया, डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट डेट। किसी कंपनी ने इशू करा और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेट। डेट मतलब वो लोन हो गया हमारे पास में। अच्छा, आगे लॉ में बोला गया डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक आल्सो एंड बॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि भाई डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक भी शामिल होगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो ओवरऑल हम बात करें यार कौन सा वाला कंसेप्ट की? डिबेंचर स्टॉक की। बेसिकली ये डिबेंचर स्टॉक हमारे भारत में नहीं चलता, ये चलता है साहब आपके यूके में, राइट। हमारे भारत में आपका डिबेंचर चलता है, डिबेंचर स्टॉक जैसा कुछ कंसेप्ट प्रैक्टिकली कंपनी यूज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर स्टॉक बंडल ऑफ डिबेंचर्स होते हैं। चले, दीज मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है मेरी कंपनी, या मेरी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू कर सकती है, राइट। तो मेरी कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है, मेरी कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू कर सकती है। हाउएवर
फिर उन्होंने साहब डेफिनेशन में क्या कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई कुछ कुछ चीजें डिबेंचर की कैटेगरी में नहीं आती हैं, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर यहां पर आया है कि चार्ज क्रिएशन की बात है तो थोड़ा सा याद करो, हमारे पास कंपनी लॉ में सेक्शन कौन सा है यार, 77। और साहब ये सेक्शन नंबर 77 है, तो मेरी कंपनी जब भी डिबेंचर के ऊपर चार्ज क्रिएट करती है, इन दैट केस एक पर्टिकुलर फॉर्म है दैट इज कॉल्ड CHG 9, और उसी को 30 दिन में फाइल करना पड़ता है। याद है ना भाई? अरे याद है कि नहीं है? आप बोलोगे सर यार आप यहाँ CMSL पढ़ाते पढ़ाते आप कंपनीज एक्ट में काहे आ गए? भाई वो तो हमने लिंक किया है कि साहब याद आ गया तो हमने रिवाइज हो गया खट्टे से चले। However, the following instruments are not treated as debenture। लॉ ने क्या बोला है कि भाई कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को हम डिबेंचर नहीं मानते हैं, राइट? बहुत ध्यान से। The following instruments are not treated as debenture। इन्होंने बोला यार जो भी इंस्ट्रूमेंट कवर्ड होते हैं चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। किसमें? इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। अरे बराबर है क्या? इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन सी ऐसी सिक्योरिटी या कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पर फॉल होंगे, जिनको हम अकॉर्डिंगली डिबेंचर में काउंट नहीं करते हैं? बहुत ध्यान से। तो भाई ये होंगे आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, राइट? ये होंगे आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव्स को इसमें आप काउंट कर लें, राइट? ये यहाँ पर काउंट हो गया। बहुत सारे रेपो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अरे रिवर्स रेपो वगैरह नहीं सुना क्या, राइट? तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स, इनको हम डिबेंचर ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत ध्यान से। और ये सबके सब कवर होते हैं चैप्टर 3 3D ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। प्लस आगे लॉ में बोला गया है कि भाई देखो यार, डिबेंचर में किसको कवर करना है वो आपने बता दिया। सब डिबेंचर में किसको कवर नहीं करना है एज पर द RBI एक्ट, वो एक चीज हमारे पास हो गई है। फिर नीचे वाले पॉइंट में पावर दी गई है किसको यार? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट? और सेंट्रल गवर्नमेंट किससे बात करके बात करेगा? देखो RBI के जो चैप्टर 3D में बताए हैं वो तो स्पेसिफिक एक्ट में लिख दिया पार्लियामेंट ने, बट नीचे वाले इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा है कि भाई हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी, हमने लिया पब्लिक से पैसा है, इक्विटी के फॉर्म में नहीं है, फिर भी उसको हम डिबेंचर की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करना चाहते हैं एज पर लॉ। नेचर वही है बट फिर भी हम क्या नहीं करना चाहते हैं, उसको डिबेंचर की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करना चाहते हैं। तो लॉ ने बोला यार यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किससे बात करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और ये कुछ कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को नोटिफाई कर देंगे कि भैया इनको हम क्या नहीं मानेंगे यार, इनको हम डिबेंचर नहीं मानते हैं। चले, तो एक होता है आपका SGB मतलब सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड, सुना होगा आपने। गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए पड़ता है तो वो गोल्ड बॉन्ड इश्यू करता है, साल का 2-2.5% आपको ब्याज मिलता है, प्लस जब कन्वर्ट करने का मैच्योरिटी पीरियड आएगा उस टाइम पे जो गोल्ड का भाव चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा वहां पर। एक और एग्जाम्पल ले लें, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो हो गया। और एक होता है साहब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नाम सुना होगा आपने, हमने पढ़ा भी है पहले, राइट? तो ये इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने सेकंड पॉइंट में नोटिफाई कर दिया है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किससे कंसल्ट करा है? RBI से। अकॉर्डिंगली साहब दोनों भाइयों ने मिलकर सब बात करी है कि भाई इनको हम क्या नहीं मानेंगे यार, डिबेंचर नहीं मानेंगे। चले, अब आपको फीचर्स याद रखना है। पहली बात तो क्या क्या फीचर्स है साहब डिबेंचर के? तो सबसे पहली बात तो ये एक सर्टिफिकेट है, काहे का? इनडेप्थनेस का। मतलब अरे भाई सीधी बात है, आपने हमें इक्विटी शेयर तो दिया नहीं है, तो लॉ ने बोला आपने हमें एक डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया। यहां पर क्या मिल जाता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो लॉ ने बोला यार ये डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या डिनोट करता है? ये ओनरशिप तो डिनोट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ये डिनोट करेगा इनडेप्थनेस, कि भाई आपने हमसे इतना पैसा उधार ले रखा है। तो ये हमारा फर्स्ट की फीचर हुआ जो अपन ने बात करी है। सेकंड पॉइंट, डिबेंचर का होगा भाई टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इनका होगा रिडम्पशन।
और आपको साथ में हर साल क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। The debenture specify a maturity date for repayment and provide for the periodic interest payment। आपको हर साल एक सर्टेन फिक्स अमाउंट जो भी पहले से डिसाइडेड है आपका, वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहला फीचर क्या है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टनेस शो करता है। सेकंड, रिडम्पशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट की बात करता है। थर्ड, अगर आपने सिक्योर्ड डिबेंचर इशू किया है तो ऑब्वियसली आपने कोई चार्ज क्रिएट किया होगा कंपनी के एसेट्स पर। अब भाई कंपनी की एसेट्स पर, तो कंपनी की एसेट्स तो कोई भी हो सकती हैं, तो इसके लिए हमें सेक्शन 77 को थोड़ा सा याद करना चाहिए कि भाई चार्ज कैसे क्रिएट होता है, और फॉर्म नंबर याद रखना, CHG 9। तो इन्होंने बोला भाई सिक्योर डिबेंचर पे कंपनी एसेट्स के ऊपर होते हैं वो चार्ज अवेलेबल, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, डिबेंचर वालों को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता क्योंकि आप कंपनी के ओनर नहीं हो। इंटरेस्ट पेड इररिस्पेक्टिव, भैया आपकी ये तो लाइबिलिटी है इंटरेस्ट पेमेंट की, प्रॉफिट होए ना होए आपको इंटरेस्ट तो पे करना है, लॉसेस में भी देना है, कोई विकल्प नहीं है, और आपको कंप्लाई करना पड़ेगा सब। अगर आपने कंपनी ने कोई भी डिबेंचर की टर्म्स एंड कंडीशन में वायलेशन करा, कंपनी मस्ट एंश्योर दैट द इशुएंस ऑफ डिबेंचर डज नॉट वायलेट भाई डिपॉजिट रूल्स का वायलेशन नहीं करना है। मतलब जो डिपॉजिट के रूल्स बनाए गए हैं राइट, उसमें जो सेक्शन नंबर 73 से लेकर कंपनीज एक्ट में 76A तक प्लस रूल 3 है हमारे पास में डिपॉजिट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ने बोला साहब इनका किसी का वायलेशन मत करना, या डिपॉजिट्स की हमारे पास डेफिनेशन भी है, उसमें भी आपको वायलेशन नहीं करना है, ये पॉइंट काम का है। आगे लॉ में बोलता है यार, कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर बेस्ड ऑन कन्वर्टिबिलिटी। बहुत ध्यान से, हम नॉर्मल डिबेंचर क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं भाई कन्वर्टिबिलिटी के बेस पर 3 तरह के डिबेंचर क्लासिफाई होते हैं। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने 100 डिबेंचर इशू करे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट किस में, इक्विटी में। तो ये हुआ आपका, आपने बोला 100 डिबेंचर के बदले में हम आपको 50 इक्विटी शेयर देंगे, दैट इज कॉल्ड फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब मेरी कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिबेंचर का कोई नामो निशान नहीं है। आपने बोला साहब कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हमेशा आपके पास 100 डिबेंचर रहेंगे। एक कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी ये होती है। और आपने बोल दिया यार हमने आपको जितने भी इशू करे हैं इसका 60% ही कन्वर्ट होंगे, 40% एनसीडी का नेचर है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का नेचर है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पीसीडी, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। चले शुरू करें कंसेप्ट। तो ओवरऑल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर एफसीडीज आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। याद रखना कंपलसरी ये इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे, ये प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जो भी आपकी समय सीमा दी गई है उसमें कन्वर्ट होने हैं। इफ द कन्वर्जन अकर्स आफ्टर 18 मंथ बट बिफोर 36 मंथ इट इज ऑप्शनल फॉर द इन्वेस्टर। तो ये ऑप्शनल होता है इनके पास में सेबी आईसीडीआर गाइडलाइन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर ने इशू करा है एफसीडी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स ₹100 ईच वाला, अलाउइंग इन्वेस्टर टू कन्वर्ट दैट इनटू इक्विटी, इंटरेस्ट इज पेबल ओनली। अच्छा, से फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया साहब 10 मार्च 2025 को कन्वर्ट होंगे, तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, इस डेट तक। इसके बाद कन्वर्ट होगा इक्विटी में, तो आपको बाद में क्या मिलता रहेगा, अगर कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है, कोई डिविडेंड, राइट। चले, एनसीडी नॉन कन्वर्टेबल, these cannot be converted into shares and are redeemed at maturity। एनसीडी issued to the public, किसको इशू करना है आपको, पब्लिक को, और मस्ट बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कंपलसरी क्या लिस्टेड होंगे ये, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से, सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008 के हिसाब से। दे कैन ऑल्सो बी प्राइवेटली प्लेस्ड। आप प्राइवेटली प्लेस मतलब आप पब्लिक ऑफर जैसा कुछ ना लाए, डिंडोरा पीट के हम नहीं बेचें, हम तो सब प्राइवेट प्लेसमेंट जैसा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, रिलायंस ने इशू करा एनसीडी 10 साल के टेन्योर के लिए 7% इंटरेस्ट के लिए, और भैया आपका हम रीपेमेंट कर देंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म 10 साल। पीसीडी पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, पीसीडी कंटेन बोथ कन्वर्टेबल एंड नॉन। याद रखना पीसीडी में ये नहीं होगा कि एक डिबेंचर आधा ये है आधा ये है, नहीं, ये ग्रुप ऑफ डिबेंचर की बात कर रहा है। मेरी कंपनी ने 100 डिबेंचर इशू करे हैं,
तो उसमें से 60 रहेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर और 40 रहेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसकी बात करता है वो। द कन्वर्टेबल पोर्शन वो इसकी बात नहीं करेगा कि भाई एक डिबेंचर इशू करा कंपनी ने 10 साल के लिए, अब आप बोलो यार नहीं यार 5 साल 6 साल के लिए कन्वर्टेबल बाद में हो जाएगा और ऐसा रहेगा। लॉ ने बोला ऐसा नहीं होता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये वाले पैटर्न की बात करता है। द कन्वर्टेबल पोर्शन इज कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। निश्चित समय सीमा के बाद वो हो जाना है कन्वर्ट। और जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है वो आपको जो भी टाइम लिमिट है तब आपको पैसा हो जाएगा उसका वापस, दैट इज कॉल्ड, उसका हो जाएगा रिडम्पशन। अब ये पॉइंट हम बात कर चुके हैं सब। इफ कन्वर्जन टेक्स प्लेस आफ्टर 18 मंथ, अगर कन्वर्जन 18 महीने के बाद हो रहा है तो इट इज ऑप्शनल फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के पास क्या होता है भाई, विकल्प होता है करना है कि नहीं करना है। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड इशू करा है पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, 50% of debenture convert into equity after 3 years, while the remaining 50% is repaid after 5 years। मतलब एनसीडी पोर्शन है वो आपको 5 साल बाद हम दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है कि भाई कैसा कॉन्सेप्ट होता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुल्ली कन्वर्जन इनटू शेयर्स, रीपेमेंट, नो रीपेमेंट आफ्टर कन्वर्जन। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स की बात है, भाई फुल्ली में तो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद कोई रिपेमेंट नहीं, इक्विटी मिल गया ना आपको। नॉन कन्वर्टेबल, कोई कन्वर्जन नहीं होता, पूरा का पूरा पैसा मैच्योरिटी के टाइम पे रिडीम होगा। और पार्टली कन्वर्टेबल, पार्शियल कन्वर्जन, पार्शियल रिडम्पशन, पार्शियल कन्वर्जन इनटू इक्विटी, और ये होगा एनसीडी के फॉर्मेट में, राइट। चल, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका यार, ये तीनों का। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसमें डिफरेंस बिटवीन ढंग से क्रिएट करें साहब, तो आपके पास में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास में है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से एग्जाम में कभी आ जाए कि भाई क्या डिफरेंस है, तो आप बिंदास ये पॉइंट्स लिख कर आए, नंबर बहुत उड़ के नंबर मिलने वाले हैं आपको, बहुत ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट बात करता है कन्वर्टेबिलिटी की। तो वो क्या बोल रहा है भाई, ये होते हैं आपके फुल्ली कन्वर्टेबल। क्या होते हैं आपके ये फुल्ली कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड। एक समय सीमा कंपनी बोल देगा कि भाई 5 साल 7 साल के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्टेबिलिटी इन केस ऑफ पीसीडी, पार्टली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स व्हाइल रिमेनिंग पोर्शन क्या रहता है, डेट का नेचर, और ये कभी कन्वर्ट होने ही नहीं है। सेकंड, इक्विटी डायल्यूशन किस में होगा भाई, जो फुल कन्वर्टेबल है उसमें पूरा इक्विटी डायल्यूशन होगा। इक्विटी डायल्यूशन मतलब इक्विटी आपका कम होगा। हाई, एज ऑल द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड, मॉडरेट यहां होगा ही नहीं बिल्कुल। रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, हाई रिस्क एज रिटर्न्स डिपेंड्स ऑन दी, अरे भाई पहले तो आपको क्या मिल रहा था, फिक्स डिविडेंड, टेंशन फ्री थे, बट अब तो स्टॉक मार्केट वाले कंसेप्ट में आ गए आप, तो हायर रिस्क है और डिपेंड करता है स्टॉक प्राइसेस एट कन्वर्जन। मॉडरेट रिस्क है, आधा डेट में चल रहा है आधा इक्विटी में चलता रहेगा। लोअर रिस्क, मॉर्गेज करके रखे हो आप। इंटरेस्ट कूपन जनरली लोअर एज इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम द इक्विटी एप्रिसिएशन, बाद में, इसलिए एज कंपेयर टू एनसीडी लोअर रहेगा। मॉडरेट इंटरेस्ट रेट बैलेंसिंग डेट एंड इक्विटी बेनिफिट, समझ में आया। तो एक हमारा तरीका ये है, ये बेसिस बहुत जरूरी है एग्जाम में लिखना। रीपेमेंट, यहां पर कोई रीपेमेंट नहीं होता फर्स्ट वाले में, पार्शियल रीपेमेंट अलाउड है एनसीडी पोर्शन का फुल रीपेमेंट होगा। और किसके लिए है ये, इन्वेस्टर एक्सपेक्टिंग स्टॉक प्राइसेस एप्रिसिएशन, वो बंदे के लिए ये बेनिफिट है। यहाँ पर आपको दोनों चीज चाहिए साहब, एक्सपोजर भी चाहिए और आपको फिक्स इनकम भी चाहिए, दोनों चीजें हैं। यहाँ पर आप स्टेबल इनकम चाहिए, बिल्कुल कंजर्वेटिव नेचर वाला कंसेप्ट है आपका। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो 6 तरीके के हमने क्या करे हैं साहब, इसमें वाइफिकेशन किया है, और 6 तरीके में से कौन सा वाला काम का है, वो वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। एग्जाम्पल, FCD, fully convertible. A company issue 100 FCD that will be converted to 10 shares after 5 years. कोई रिपेमेंट नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा, इक्विटी। PCD, NCD का कंसेप्ट यहाँ पर आपको पार्टली पार्टली मिल जाएगा और यहाँ पर आपको फुल अमाउंट डिबेंचर के फॉर्मेट में मिलेगा। चले,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास यार ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। बहुत ध्यान से, नाम से ही क्या लग रहा है यार, आपके पास कोई ऑप्शन है एंड दिस ऑप्शन अवेलेबल विद इन्वेस्टर। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के बाद फुल्ली है, इसका मतलब जो भी डिबेंचर इश्यू करे गए हैं उनका नेचर क्या है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। चलो, तो इसको क्या नाम दिया है ना, OFCD। बहुत ध्यान से, OFCD क्या बोल रहा है भाई, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। An optionally fully convertible debenture is a hybrid financial instrument that offers the flexibility to the investor। आपने इन्वेस्टर को एक मौका दिया है to either retain it as a debt instrument, आप उसको retain रखो as a debt instrument, या आप उसको convert कर लो into equity shares at a predetermined price, right? फिक्स प्राइस पर आप उसको क्या कर लो यार, या तो कन्वर्ट करो इक्विटी शेयर्स में, या एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे आप क्या कर लो, उसको आप कन्वर्ट कर लो। आपने ऑप्शन दिया। इट combines the fixed income benefit of a debenture with the growing potential of equity, making it a popular option for investor seeking both stability and capital appreciation। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? चले, तो ये हुआ आपका ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का एक कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब याद रखना, इस वाले कंसेप्ट में या तो आप डिबेंचर में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे, आधा आधा वाला सिस्टम नहीं होता है। मतलब मेरी कंपनी ने यहाँ पर 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं और उनका ये वाला है, तो भाई या तो वो 10,000 पूरे मैच्योरिटी तक आप डिबेंचर के फॉर्मेट में रखो, या वो 10,000 मैच्योरिटी के जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ सब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाने हैं। की फीचर्स ऑफ OFCD, कन्वर्टेबल नेचर, द इन्वेस्टर हैज द ऑप्शन, इनके पास क्या होता है, विकल्प, has the option to convert the debenture into equity at a later date। Example, an investor holding 1,000 rupees 1,000 worth of OFCD from XYZ Limited can convert them into 50 shares of the company after 5 years। याद रखना, कन्वर्ट होगा तो पूरा का पूरा होगा, यहाँ पार्शियल वाला फंडा नहीं लगेगा। अच्छा, कन्वर्ट होगा तो उसकी प्राइस भी आज से पता है आपको। द कन्वर्जन प्राइस, दैट इज द प्राइस एट विच शेयर्स विल बी इशूड, इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द इशू। जिस टाइम पर इशू कर रहे हैं उसी टाइम पर कन्वर्जन प्राइस फिक्स हो जाएगी, राइट? और हेल्प करता है इन्वेस्टर्स इवेल्युएट कि भाई कन्वर्जन उनके लिए बेनिफिट है या नहीं है। एग्जाम्पल, इफ द कन्वर्जन प्राइस इज 20 पर शेयर एंड द मार्केट प्राइस राइजेस टू 40, इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली गेन है यार। हाइब्रिड सिक्योरिटी, हाइब्रिड क्यों? क्योंकि कंबाइन करता है डेट एंड इक्विटी दोनों का फीचर। एज अ डिबेंचर इट प्रोवाइड्स फिक्स्ड रिटर्न, दैट इज द इंटरेस्ट, और कल के दिन अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो आपको ओनरशिप का बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए इसमें क्या बोल रहा है कि भाई आपको 3 विकल्प होते हैं, राइट? तो हमारे पास है सब OFCD का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, राइट? इसके हमारे पास 3 बेनिफिट, एक है ये कन्वर्टेबल नेचर का है, राइट? एक है आपका इसकी जो प्राइस होगी वो किस प्राइस पर भविष्य में इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो लॉ ने बोला यार वो भी हमारा फिक्स है, और ये फिक्स होता है किस टाइम पर, इश्यू के टाइम पर। और थर्ड है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, बराबर है, थर्ड है हमारे पास हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। चला, OFCD, a hybrid instrument under the securities law। सेक्शन 2 क्लॉज 81 जो कंपनीज एक्ट का है, बेसिकली इसमें सिक्योरिटीज को डिफाइन किया गया है, includes all instrument defined under section 2H of SCRA। Hybrid, hybrid are financial instruments that possess both debt and equity characteristics।
OFCD fit this definition because they start as a debenture, पहले डिबेंचर रहेगा और समय सीमा के बाद अगर आपको लगता है, आपकी इच्छा है, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी ओनरशिप में। क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या OFCD को हम इक्विटी सिक्योरिटीज मानते हैं क्या? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि भाई ये दोनों का नेचर लिए हैं और दोनों क्वालिफाई होता है सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। तो जो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है उसमें हमारी ये काम की डेफिनेशन होगी। टाटा मोटर्स ने OFCD इशू करा, रिलायंस ने OFCD इशू करा, तो ये इशू करते रहते हैं, इनका फंड रेजिंग का तरीका चलता रहता है, राइट। तो हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सब। एक तो बात की कन्वर्टेबिलिटी पर, तो एक होता है फुल्ली कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल और एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। डिफरेंस बिटवीन 6 बेसिस पर हमने डिफरेंस बिटवीन की बात की है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ हमने बात करी है कि भैया ये किस तरीके से होगा, तो ये है ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस आपका डिबेंचर, राइट। बहुत ध्यान से ये कंसेप्ट। अब हम बात करें यार, यहां तक हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। कंसेप्ट क्या होगा वो अपन ने बात पूरी की पूरी कर ली है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो बात करेगा बॉन्ड की। अच्छा, बॉन्ड भी एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है। यहां भी आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, बराबर है। चले, दिसंबर 2021 में इसके फीचर्स आए हैं। चले, तो बॉन्ड भैया, बॉन्ड है डेट इंस्ट्रूमेंट। इशू कौन करता है? कंपनी इशू करती है बॉन्ड। सरकारें आती है जाती है, गवर्नमेंट इशू करती है। अदर एंटिटीज टू जो पैसे को, कैपिटल को रेज करना चाहते हैं, अमाउंट रेज करना चाहते हैं। When an investor buys a bond, they effectively lend money to the issuer, obviously. In return, issuer promise करता है कि भाई हम आपको स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट को यहां पर हम वर्ड डिनोट करते हैं कूपन रेट। कूपन रेट, राइट। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू कूपन रेट। यहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं, एट अ रेगुलर इंटरवल। और आपको रीपे करेंगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट फेस वैल्यू बराबर मैच्योरिटी पर, जब मैच्योरिटी आएगी तब। आगे, बॉन्ड होल्डर्स एक्ट लाइक द क्रेडिटर्स। ये इनको हम किस श्रेणी में रखते हैं साहब? तो लॉ ने बोला यार इनको हम क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करते हैं, एंश्योरिंग दैट कि भाई आपका पैसा पूरा का पूरा वापस मिलेगा, वो भी ब्याज के साथ में। मेकिंग बॉन्ड्स एज अ सेफर इन्वेस्टमेंट कंपेयर्ड टू इक्विटी। लेकिन एक दिक्कत है यार, कॉर्पोरेट्स वगैरह डिफॉल्ट कर गए तो क्या करोगे भाई, राइट। वो समस्या है। फीचर्स, पहला फेस वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट रिटर्न टू द इन्वेस्टर व्हेन द बॉन्ड मैच्योर। आपको पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस होगा। एग्जाम्पल, एक बॉन्ड इशू करा गया है 1000 का, मींस इन्वेस्टर 1000 रुपए मिलेगा बाद में और आपको समय समय पर ब्याज मिलता रहेगा। मैच्योरिटी डेट, bonds come with a fixed maturity period that can be range from few days to 30 years or more. गवर्नमेंट जीसेस वगैरह आते हैं, इनका टेन्योर लंबा लंबा रहता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम जीसेस बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं यार? जीसेस। कूपन पेमेंट, इंटरेस्ट, a fixed percentage of face value paid at a regular interval, usually semi-annual or annual. Example, a 7% coupon on bonds with 1000 face value will pay 70 rupees per year as a interest. सीधी बात है। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, भाई आपको टाइम खत्म होने के बाद आपको रीपेमेंट हो जाता है प्रिंसिपल का। और इक्विटी से इसमें रिस्क बहुत कम है। बॉन्ड्स आर लेस रिस्की। मैंने ये नहीं लिखा भाई जीरो रिस्क है, कल के दिन कंपनी मर गई तो, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया तो क्या कर लोगे आप? कोई कॉलर पकड़ के थोड़ा पैसे ले लोगे आप। तो भाई लेस रिस्की है। That stocks becomes then stocks becomes bondholder are first in line to the receive payment even if the company faces financial trouble.
क्यों? क्योंकि इसको हम क्रेडिटर्स की कैटेगरी में लाते हैं और जो प्रेफरेंशियल पेमेंट का तरीका है उसमें क्रेडिटर्स भी आते हैं। इक्विटी वालों को तो सबसे लास्ट में कुछ बचा कुचा रहे तो मिलता पैसा। डाइवर्सिफिकेशन टूल इंक्लूडिंग बॉन्ड्स इन अ पोर्टफोलियो रिड्यूसेस रिस्क। सब नॉर्मली इक्विटी में पैसा लगाया, मार्केट गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है, सब गिर रहा है। बॉन्ड में ऐसा नहीं है, बॉन्ड तो एक आपको स्टेबिलिटी देगा, फिक्स रिटर्न देगा and offer steady returns, helping investors grow their wealth. Example, a balanced portfolio might include 60% equity, 40% bond to reduce volatility. आपको बुरे समय में पैसा तो मिलता रहेगा, ये इसका लॉजिक है। राइट, यहां तक हमने बात करी है कि भाई कंसेप्ट क्या होने वाला। हमने बात कर ली है यार अपने बॉन्ड के फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हमने बात करी। पहला वाला पॉइंट क्या है आपका? फेस वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट, उसके बाद आपको वापस हो जाता है जैसे ही टाइम खत्म हुआ, मैच्योर खत्म हुआ, मतलब बॉन्ड का मैच्योरिटी हुई तो आपको अपना पैसा पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। सेकंड पॉइंट हमने बात करी भाई मैच्योरिटी डेट, वो भी फिक्स रहती है, 1 दिन से लेकर 30 साल तक रहती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसैस जिनको हम बोलते हैं वो इश्यू होते हैं। कूपन पेमेंट, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज कंपेयर टू इक्विटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर रिस्क एंगल से कम है और डाइवर्सिफिकेशन टूल होता है। चले अब एग्जाम्पल्स देखें। आपके मॉड्यूल में कम तरीके के बॉन्ड कवर करे गए, बट हमने बहुत सारे तरीके के बॉन्ड करे गए हैं कवर जो हुए हैं इशू। चले तो पहला जैसे एग्जाम्पल देखें, एक होता है भाई गवर्नमेंट बॉन्ड। लॉजिकल है यार, गवर्नमेंट बॉन्ड नाम से ही लग रहा है, ये कौन इशू करता है? सब ये इशू करेगा गवर्नमेंट, जो पब्लिक प्रोजेक्ट को फंडिंग देने के लिए काम में आता है। से फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट ने बॉन्ड सब 10-10 साल के इशू करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीसेस। याद रखना, एग्जाम में कभी आ जाए अगर शॉर्ट नोट किसके ऊपर? जीसेस के ऊपर, तो आपके पास इसका कंटेंट अवेलेबल है कि भाई जीसेस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, बेसिकली मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड की बात कर रहा है वो। दूसरा, कॉर्पोरेट कंपनीज जो हैं वो भी ये यूज करती हैं, इस बॉन्ड से पैसा रेज करती हैं। इशूड बाय द कंपनीज टू रेज फंड्स, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज बॉन्ड ऑफरिंग अ 6.5% कूपन रेट। कूपन रेट बोले तो इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट मतलब क्या होता है यार? इंटरेस्ट रेट। याद रखना, बॉन्ड के केस में आप कभी भी पढ़ोगे तो वहां पर आपको वर्ड मिलेगा कूपन। इसका मतलब दिमाग में क्या होना चाहिए? ये इंटरेस्ट रेट है हमारे पास में, एज कंपेयर टू डिपॉजिट्स या डिबेंचर में वहां पर स्पेसिफिक इंटरेस्ट वर्ड लिखा होगा। आगे चले, म्युनिसिपल बॉन्ड। ये वाले बॉन्ड इशू करती हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है यार, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। से फॉर एग्जांपल सब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड इशू किया था। आगे हम बात करेंगे कौन सा बॉन्ड इशू किया था, क्या था कॉन्सेप्ट। बट यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज जो होती है, नगर निगम जो होती हैं, वो भी फंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आपका बॉन्ड इशू करती हैं। इशूड बाय सिटीज और म्युनिसिपैलिटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड इशूड बाय बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राइट, बैंगलोर वाली ने इशू करा, पुणे वाले ने इशू करा, काहे के लिए? कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिल पाए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन इंडिया, भारत में कौन कौन से तरीके के बॉन्ड चलते हैं? तो साहब ये आपके मॉड्यूल में हो सकता है साहब 4-6 तरीके के ही दिए हों, बट हमारे पास 10-11 तरीके के बॉन्ड हमने कवर करे हैं, बहुत ध्यान से। चले, इंडिया ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ बॉन्ड्स टेलर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। हर बॉन्ड का एक डिफरेंट पर्पस है। ये वाला बॉन्ड किस पर्पस के लिए पैसा रेज कर रहा है, वो उसका पर्पस अलग है। रेंजिंग फ्रॉम गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज टू कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सब गवर्नमेंट क्या क्या यूज करता है से लेकर सब जो कंपनी किस किस तरीके के बॉन्ड इशू करती है पैसा रेज करने के लिए, फंडिंग के पर्पज से, वो हमको बात करनी है। चल, तो पहला वाला है यार गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम जीसैस भी बोलते हैं। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट को पावर है ये पर्टिकुलर। पहला वाला है हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं यार? जीसैस भी बोलते हैं, बहुत ध्यान से। बेसिकली नाम से लग रहा है यार, ये बॉन्ड कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट। तो लॉ ने बोला बॉस गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी इशू कर सकता है पैसा रेस करने के लिए। अच्छा, ये किस पर्पस के लिए करते हैं? टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
इस पर्पस के लिए क्या करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना बॉन्ड लेकर आएगा, पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करेगा, इनके पास पैसा आएगा और उस पैसे से लेकर साहब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप करवा देंगे। टेन्योर यहाँ पर ये जो इशू करेंगे साहब गवर्नमेंट बॉन्ड, ये इशू करेंगे साहब 5 साल का, 10 साल का, 30 साल का, मतलब ये इनकी मैच्योरिटी होगी। रिस्क बहुत कम है क्योंकि भाई सरकार पीछे बैठी है, सरकार ही चली गई तो बॉन्ड लेके क्या करोगे आप। एग्जाम्पल 10-year इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड रिटर्न मॉडरेट बट सेफर देन कॉर्पोरेट। ऑब्वियसली यार कॉर्पोरेट की तो बात ही नहीं करो, आज वो XYZ कंपनी आपको दिख रही है, कल नहीं दिखी कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा चला गया आपका। सबसे बड़ी रिस्क तो यार कॉर्पोरेट बॉन्ड में यही है। बट लॉ ने बोला साहब गवर्नमेंट बॉन्ड में कोई टेंशन नहीं है, सरकार गई तो फिर तो देश ही चला गया आपका, इतना नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना हमको जीवन में कभी भी। तो लॉ ने बोला साहब रिस्क यहाँ पर सेफर साइड है, मॉडरेट रिस्क है, ज्यादा कोई रिस्क नहीं है। स्पेशली स्पेशल टाइप्स ऑफ जीसेस, टी बिल, टी बिल बोले तो ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स विद अ मैच्योरिटी ऑफ 91 डेज, 182 एंड 364 डेज, अलग अलग मैच्योरिटी के लिए। अच्छा ये टी बिल कौन इशू करता है यार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोले तो यहाँ पर जो एक बोर्ड है डेट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब आरबीआई हमारा मालिक है, आरबीआई इशू करता है ये ट्रेजरी बॉन्ड। आगे आपने बहुत सारे बॉन्ड का नाम सुना होगा, उसमें से एक होगा यार सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं एसजीबी, बॉन्ड लिंक टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड प्रोवाइडिंग बोथ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। कितना मिलता है साल भर में इंटरेस्ट, 2.5%। अब आप बोलोगे यार सर 2.5% इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट करें, भाई 2.5% मिल रहा है, ये वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री रहेगा, एक बात। दूसरी बात, आपका जो भी एसजीबी का टेन्योर होगा, आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो उस टाइम पर तो आपको क्या होगा साहब, आपको गोल्ड की जो वैल्यू होगी, आपके नाम पर 10 लाख रुपए का गोल्ड गवर्नमेंट परचेज कर लेगी और गोल्ड की वैल्यू 10 साल बाद राइट आप रिडीम करोगे तो जो भी इसका एप्रिसिएशन होगा वो आपको पूरा का पूरा एसजीबी के थ्रू मिल जाना है, राइट। तो गवर्नमेंट ने इशू करा है सब एसजीबी, एसजीबी गवर्नमेंट लाती रहती है और अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टमेंट चलता रहता है यहां पर। तो ये कंसेप्ट है हमारा किसका यार, एसजीबी का। दूसरे तरीके का बॉन्ड आएगा दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड। नाम से लग रहा है यार ये वाला बॉन्ड किसी कंपनी ने इशू करा है, ये वाला बॉन्ड किसने इशू करा है मेरे भाई, कंपनी ने। तो फर्स्ट वाला हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ, सेकंड कॉर्पोरेट। These are the debt instrument issued by the companies to raise capital for expansion और working capital मुद्दा रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करने के लिए ये वाला बॉन्ड इशू करते हैं। रिस्क सबसे ज्यादा है, क्यों, गवर्नमेंट से तो ज्यादा है भाई, बट रिटर्न भी ज्यादा देते हैं, ये भी मुद्दा है। अगर आप देखोगे सब डिबेंचर इशू करती है कंपनीज, जो प्राइवेट मतलब जो पब्लिक कंपनीज हैं उनकी बात करें, बॉन्ड इशू करते हैं तो ये देंगे सब आपको 8 से 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट देगी आपको 6 से 7% का, 5.5 मतलब 6 से 7% का रेंज नॉर्मली। एग्जाम्पल रिलायंस और टाटा कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफरिंग 6.5% कूपन रेट, मैच्योरिटी 1 से 10 साल, इससे ज्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फ्रीक्वेंटली। आगे थर्ड है हमारा म्युनिसिपल बॉन्ड। अब थर्ड है कौन सा वाला यार, म्युनिसिपल बॉन्ड इशूड बाय द लोकल गवर्निंग बॉडीज, मतलब नगर पालिका निगम, टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रिस्क मॉडरेट है डिपेंडिंग ऑन द इशूइंग म्युनिसिपैलिटी फाइनेंशियल हेल्थ, उस पर्टिकुलर नगर निगम की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, कितना पैसा उनके पास पड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर रिस्क कितनी है। एग्जाम्पल बीएमसी मतलब बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, इन्होंने इशू करा था। बेनिफिट सब म्युनिसिपल बॉडी ऑफर टैक्स फ्री इंटरेस्ट, और बहुत कुछ म्युनिसिपल बॉडीज क्या ऑफर करती हैं भाई, टैक्स फ्री इंटरेस्ट भी ऑफर करती है। अब ध्यान से इस पर्टिकुलर का हम एग्जाम्पल देखें तो ये रहा आपका एग्जाम्पल किसका यार, म्युनिसिपल बॉन्ड का। चले पढ़े। An example of municipal bond in India is the Pune Municipal Corporation.
पीएमसी ने इशू करा था बॉन्ड। कब इशू करा था? 2017 में, राइट। पुणे वाली जो नगर पालिका निगम है साहब, उनको पैसा रेस करना था फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। तो 2017 में उन्होंने क्या इशू किया था यार? एक बॉन्ड। अब देखें, इशूअर कौन था बॉस? पीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कितना पैसा रेस किया था? 200 करोड़ रुपए टू फंड दी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एंड इंप्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। सब शहर का हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के मूड में थे। कितने साल के लिए इशू किया था? 10 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट क्या थी यार? 7.59% पर एनम ये इंटरेस्ट रेट थी। रेटिंग क्या दी गई थी? रेटेड AA+ बाय CRA, इंडिकेटिंग लो रिस्क, बहुत कम रिस्क थी। इन्वेस्टर कौन थी? सब्सक्राइब बाय इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने सब्सक्राइब किया था अच्छा खासा। रेगुलेशन सेबी रेगुलेटेड एंड लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो लॉ ने बोला है साहब, ये आपका पीएमसी का कॉन्सेप्ट था कि भाई पीएमसी ने जो बॉन्ड इशू किया था उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था, 2017 में इशू किया गया था। चले एग्जाम में आ जाए, म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है? 3 लाइनें ये लिखें, एग्जाम्पल लिखें, नंबर परफेक्ट मिलने वाले हैं। चले नेक्स्ट है यार टैक्स फ्री बॉन्ड। नाम से ही लग रहा है बॉस, इस वाले बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्ट करा तो सरकार आपको टैक्स फ्री इनकम देगी। इशूड बाय द गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फंडिंग पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। किस पर्पस के लिए है ये? पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने के लिए है। इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें आपको टैक्स फ्री है। अच्छा नॉर्मली नाम से ही क्या लग रहा है यार? वेलफेयर प्रोजेक्ट, मतलब ये नहाई इशू करते हैं NHAI, IRFC, REC, ये वाली कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम बनाती हैं, रोड बनाती हैं, ये सारी कंपनीज हैं। टेन्योर 10 से 20 साल का, रिस्क लो है, ये वाला टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करती हैं। अब ध्यान से, एग्जाम्पल ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड इन इंडिया। नहाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड से पैसा रेज करेगा और यूज करेगा फंडिंग रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स। IRFC फुल फॉर्म इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC बॉन्ड इशू करता है। इशूड टू रेज फंड फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। फिर PFC इशू करेगा पावर सेक्टर के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब सीधी बात है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर्पस के लिए आप ये करते हैं, राइट। हुडको ने बॉन्ड इशू करा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एडा ने इशू करा एनर्जी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कुल मिलाकर सब अलग अलग टाइप ऑफ कंपनी अलग अलग पर्पस के लिए बॉन्ड इशू करती है, राइट। यहां तक मेरे ख्याल से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एग्जाम्पल याद रखें, एग्जाम में आ जाए, लिख कर है, नंबर बढ़िया मिलेंगे और एग्जामिनर आपकी चरण वंदना करने के लिए भी आपके घर पे आएगा। चले, तो ये हुआ हमारा टैक्स फ्री बॉन्ड की बात हमने की है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, होता क्या है यार? आपने FD कराई, FD पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट? 7%, 7.25%। सब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है भारत में, तो भाई इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए सीधी बात है यार, अगर इन्फ्लेशन की दर 6 से 7% के बीच में है एंड यू आर गेटिंग 6 to 7% फ्रॉम द FD पार्ट, देन यू आर गेटिंग नथिंग, इनफैक्ट यू आर लूजिंग योर मनी। ये एक फंडा चलता है। तो लॉ ने बोला यार, ये इन्फ्लेशन जितना बढ़ता है उसको एडजस्ट करने के लिए हमने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लेकर आए हैं, जिसको हम बोलते हैं IIBs, डिजाइन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम इन्फ्लेशन by linking the principal and interest to inflation rates। आपको P+I क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन में कितना क्या रेट्स हैं। सीधी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका यहाँ पर रिटर्न भी बढ़ेगा। ये लॉजिक है इस टाइप के बॉन्ड का। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन इंडेक्स गवर्नमेंट बॉन्ड। बेनिफिट, द प्रिंसिपल वैल्यू राइजेस विद इन्फ्लेशन एंश्योरिंग परचेजिंग पावर इज मेंटेन। सीधी बात है साहब, आपको एक हम मिटिगेटिंग फैक्टर दे रहे हैं इन्फ्लेशन से, ये पर्पस है इस पर्टिकुलर का। चले
एग्जाम्पल देखिए भाई, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है, बट ये बॉन्ड गवर्नमेंट ने इश्यू करा, बाद में पब्लिक का इंटरेस्ट कम दिखा तो बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया और दूसरे ऑल्टरनेटिव बॉन्ड लेकर आगे बढ़े। आरबीआई ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इशू करा 2013 में, दिसंबर 2013 में लॉन्च करा, लिंक कर दिया उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई से। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, फिक्स्ड रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन का प्लस माइनस। टेन्योर कितना है बॉस, 10 साल का। पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम राइजिंग इन्फ्लेशन। एकमात्र उद्देश्य क्या है भैया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ने वाला। हाउएवर डिमांड कम मिली तो भाई गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो यार, छोड़ो बॉन्ड, ये 2016 के बाद इन्होंने इशू नहीं करे कुछ भी। इंस्टेड फिर ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गया, किसी ने कोई नया कॉन्सेप्ट दिया होगा कि सर इफ यू वांट टू बीट द इन्फ्लेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गोल्ड, कमोडिटीज। Instead, SGB, sovereign gold bond and floating rate saving bond have been introduced as an alternative inflation protected investment, right? सब ये क्या होता है, नीचे वाले पॉइंट में पूरा का पूरा हमने बॉन्ड में कवर किया है कि SGB मतलब क्या, राइट? चले, तो ये आरबीआई का जो इन्फ्लेशन बॉन्ड था 2013 में लाए, 16 में विड्रॉ कर लिया, काम खत्म, राइट? एग्जाम में आ जाए लिख सकते हैं आप। और साथ में याद रखना, इन्फ्लेशन के साथ में आपको इसका भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बेस्ट टूल है, आज भी प्रभावी टूल है ये। इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड, गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर ऊपर जाएगी। इंटरेस्ट रेट इन्होंने फिक्स कर रखा है 2.5% तो आपको एनुअली देंगे, हर छमाही में, मतलब 6 महीने में आपको इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। बेनिफिट, रिडम्पशन वैल्यू इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड मेकिंग इट्स अल्टरनेटिव टू होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। अरे भैया फिजिकल गोल्ड परचेज करते, फिजिकल गोल्ड से अच्छा है आप कौन सा वाला परचेज करो यार, आप ई फॉर्मेट में एसजीबी बॉन्ड वाला परचेज कर लो, राइट? ये हमारे पास ऑप्शंस में है। अब एसजीबी की बात करें यार, इशू करा है आरबीआई ने, और पीछे कौन है इसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से खरीद लेगी फिजिकल गोल्ड। रिटर्न लिंक्ड टू द गोल्ड प्राइसेस हेल्प हैज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। आपने खबर पढ़ी भी होगी 4-5 महीने में कि भाई भारतीय सरकार ने, मोदी जी ने वो बाहर से इतना गोल्ड लाए हैं, 200 टन या कितना 2000 टन लेकर आए थे। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 2.5%। इन एडिशन टू द गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट, नो कैपिटल गेन टैक्स इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी। 8 साल तक कोई भी आपके लिए टैक्स नहीं लगने वाला है यहाँ पर, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैच्योरिटी तक लिए रहे तो आपके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, कैपिटल गेन टैक्स। बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न्स लिंक्ड टू गोल्ड, राइट? आपके लिए बेस्ट है ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। चल, तो ये हुआ एसजीबी का कॉन्सेप्ट। चल, नेक्स्ट आपके पास आएगा 7th वाला पॉइंट। 7th वाले में है यार, एक नाम है इसका मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड नाम रखा है इसका मसाला बॉन्ड, ध्यान से। दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मतलब ये कौन सी रुपीज में, इंडियन करेंसी में इशू होते हैं। Issued in the foreign markets by Indian entity to raise capital. Protect the issuer from currency exchange risk. क्यों, इस पर्पस को प्रोटेक्शन के लिए लाए हैं ये। मसाला बॉन्ड इशूड बाय द एचडीएफसी बैंक इन द यूके मार्केट, मैच्योरिटी कितना है यार, 3 से 5 साल। बहुत ध्यान से, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ मसाला बॉन्ड इन इंडिया। एचडीएफसी मसाला बॉन्ड 2016 में लेकर आए थे। फर्स्ट कॉर्पोरेट मसाला बॉन्ड इशूड बाय द एचडीएफसी बैंक, और इन्होंने ये वाला इशू करके क्या करा था साहब, पैसा रेस किया था। और पैसा जो रेस किया था वो कितना रेस किया था बॉस, तो ये है हमारे पास उसका फिगर, 3000 करोड़ रुपए रेस किया था, लगभग 450 मिलियन। किस रेट पर इशू किया था, 7.87% इंटरेस्ट रेट पर, और लिस्टेड ऑन लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE में ये लिस्टेड था। ये हुआ हमारे पास कौन सा वाला बॉन्ड यार,
मसाला बॉन्ड की अपन ने बात करी है। फिर सेकंड कंपनी जो लाई थी साहब, वो लाई थी एनटीपीसी। एनटीपीसी ने 2016 में करा था। इशूड बाय एनटीपीसी लिमिटेड टू फंड पावर प्रोजेक्ट्स, रेज्ड 2000 करोड़, 300 मिलियन की बात करी थी। अच्छा, यहां पर ये कंसेप्ट है कि भाई रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इसका मतलब क्या है? जो भी यहाँ इन्वेस्ट करता, और यहाँ इन्वेस्ट कौन करेगा यार? फॉरेन मार्केट में फॉरेनर्स करेगा। जो तो इन्वेस्टर को मिलेगा इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट इन रुपीज, इन आईएनआर, राइट? इंडियन करेंसी में आपको पैसा मिलेगा। तो एनटीपीसी आई थी 2016 में लेकर मसाला बॉन्ड, इन्होंने 2000 करोड़ रुपए रेज किया था, लगभग 300 मिलियन के आसपास डॉलर। आईआरएफसी आई थी आपकी मसाला बॉन्ड 2017 में, इन्होंने 2200 करोड़ रुपए, लगभग 330 मिलियन रेज फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए रेज किया था, राइट? ये हुआ 2017 का। एग्जाम में आ जाए कि कौन सी वाली कंपनी ने मसाला बॉन्ड कब करा था, तो आपके पास एग्जाम्पल्स का भरमार है और आप एग्जाम्पल लिख कर मार्क्स बहुत शानदार मिलेंगे। चले, ये हुआ हमारा मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, राइट? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का नाम याद रखना है। कौन इश्यू करेगा? इंडिया इश्यू करेगा, राइट? और बेनिफिट्स क्या है भाई? करेंसी एक्सचेंज रिस्क को प्रोटेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो वाली चीज है। अच्छा, इसका नाम सब मसाला बॉन्ड क्यों भाई? मसाला मतलब होता है स्पाइसेस, मसाले वगैरह। यूनिकनेस, सब इंडिया का टच देना है, इसलिए उन्होंने क्या वर्ड लिखा है? इन्होंने मसाला वाला, राइट? अब आगे चल, परपेचुअल बॉन्ड नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? परपेचुअल बॉन्ड, और ये रहे इसके फीचर्स। परपेचुअल बॉन्ड नाम से ही लग रहा है यार, परपेचुअल मतलब नो एक्सपायरी, चलते जाता है। अरे सुना है ना, परपेचुअल सक्सेशन। दीज बॉन्ड्स डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट। बहुत बढ़िया। सब ये वाले बॉन्ड की कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, राइट? क्या नहीं होती है इनकी? मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। एंड पे रेगुलर इंटरेस्ट फॉर एवर, जीवन भर आपको क्या मिलेगा यार? इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। दे आर टिपिकली इशूड बाय द बैंक्स टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट। और कौन इशू करता है इसको? इशू करता है बैंक, ताकि इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। एग्जाम्पल, परपेचुटी बॉन्ड इशूड बाय द एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। कौन इशू करता है? इशू करता है साहब आपका एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक इशू करता है। रिस्क हायर देन नॉर्मल बॉन्ड्स ड्यू टू द लैक ऑफ मैच्योरिटी। एक रिस्क तो ये है कि भाई आपको ये तो मिलता रहेगा, लेकिन यार आपको मैच्योरिटी के टाइम पर, क्योंकि मैच्योरिटी फिक्स है नहीं, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट अटका हुआ है, आपको सिर्फ ब्याज मिलता रहेगा जीवन भर। एक ही फायदा ये है, फायदा है, थोड़ी सी रिस्क भी है। चल, पहले हम बात करें फीचर्स की, फिर हम बात करें इसके एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए। एग्जाम्पल, चले भाई, की फीचर्स ऑफ परपेचुअल बॉन्ड। नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, द बॉन्ड कंटिन्यूज इनडेफिनेटली अनलेस कॉल्ड बाय द इशूअर, जीवन भर चलता रहेगा। कॉलेबल बाय द इशूअर, बैंक्स कैन रिडीम देम आफ्टर 5 to 10 years। अगर रिक्वायर्ड हुआ तो 5 से 10 साल बाद वो क्या करेगा? उनको रिडीम कर लेगा। हायर इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द रिस्क, हायर रिस्क है तो हाई इंटरेस्ट रेट भी है बॉस। रिस्क ऑफ राइट डाउन इन केस ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, अगर मेरी कंपनी में दिक्कत हुई फाइनेंस की, द इशूअर कैन स्किप इंटरेस्ट पेमेंट और इवन कन्वर्ट बॉन्ड इनटू इक्विटी और राइट देम ऑफ कंप्लीटली, जैसा कि यस बैंक ने 2020 में एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। इशूड बाय द बैंक्स और कॉर्पोरेशन प्राइमरली फॉर रेगुलेटरी कैपिटल एप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल 81 बॉन्ड इशूड बाय द बैंक्स, वो बात है। चले, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, बहुत ध्यान से एग्जाम में आ सकता है ये वाले बॉन्ड का नाम,
राइट, आपसे एग्जाम में पूछ ले वो PER, इस वाले बॉन्ड का नाम, दो नाम से हम इसको और बुला सकते हैं, और 81 बॉन्ड, राइट। सब इस वाले को हम परपेचुअली बॉन्ड को पर्प बोलते हैं या 80 बॉन्ड, मतलब इसके तीन नाम हो गए। एग्जाम में वो आपसे शॉर्ट नोट पूछ ले, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PERPS, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये परपेचुअल बॉन्ड की बात कर रहा है। वो बोलेगा 81 बॉन्ड, दिमाग में होना चाहिए कि भाई वो किस चीज की बात कर रहा है। चलो अब हम बात करें सब आगे इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स की बात करें, परपेचुअल बॉन्ड इन इंडिया, सब एसबीआई ने इशू किया था 80 बॉन्ड। एसबीआई 81 बॉन्ड 2023 में कितना पैसा रेस किया था? 10,000 करोड़। इंटरेस्ट रेट क्या दे रहा था बॉस? वो 7.75%, और कॉलेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद वो क्या करता उसको, मतलब मैच्योरिटी कितनी थी 5 साल की? याद रखना, ये परपेचुअल बॉन्ड इशू कर सकते हैं आप इनडेफिनिट टाइम के लिए, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रिडीम भी कर सकते हैं। HDFC परपेचुअल बॉन्ड 6,000 करोड़ रेस किए थे। इंटरेस्ट रेट क्या था? 7.84%, कॉलेबल आफ्टर 10 साल, 10 साल के बाद पैसा वापस दे रहे थे आपको। यस बैंक ने 81 बॉन्ड लाए थे 2016 में और 20 में इसको विड्रॉ कर लिया था। इशूड एट 8415 करोड़ ऑफ 81, फुल्ली रिटर्न ऑफ बाय RBI ड्यू टू द बैंक रिस्ट्रक्चरिंग, पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया था सब ड्यू टू बैंक रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये परपेचुअल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है। दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल लिखकर परफेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज तो वही है हमारे पास में, हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि रिस्क बहुत हाई है, रेगुलर इनकम मिलेगी क्योंकि इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा आपको, डाइवर्सिफिकेशन होता है, सब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई के लिए एक बेनिफिट होता है, राइट। तो एग्जाम में आ जाए तो हमारे पास परपेचुअल बॉन्ड के बारे में लिखने के लिए ढेर सारा कंटेंट है, आप ये लिख सकते हैं और आपको मार्क्स बहुत शानदार मिलने वाले हैं। चले नेक्स्ट बॉन्ड की बात करें यार, ग्रीन बॉन्ड। नाम से ही लग रहा है यार, जो ग्रीन एनर्जी के लिए लाए हैं बेसिकली। issued to raise funds for environmental sustainable projects। आ गया ग्रीन एनर्जी। सब ये वाले जो इशू करोगे, ये काहे के लिए इशू करोगे आप? ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। एग्जांपल्स, ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय यस बैंक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। बेनिफिट अट्रैक्ट करता है वो जो इन्वेस्टर्स हमारे वातावरण के प्रति बड़े सजग व्यक्ति हैं, उनको अट्रैक्ट करता है कि भाई ये बॉन्ड लिया जाए। अब ध्यान से, ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया, ग्रीन बॉन्ड्स पहली बात तो भाई है डेट इंस्ट्रूमेंट, इशूड करते हैं टू रेज फंड स्पेसिफिकली फॉर एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। दीज बॉन्ड हेल्प फाइनेंस प्रोजेक्ट्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। मतलब सीधी बात है, वो वातावरण के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड इशू किया जाता है। फीचर्स क्या क्या है? यूज ऑफ प्रोसीड्स, इसका जो पैसा आएगा, मेरी कंपनी ने बॉन्ड इशू करा, उससे पैसा रेज करा 1,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, तो ये पैसा हम कहां पर यूज करेंगे बार? एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स जो होंगे, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जो होंगे, वहां पर यूज करने वाले हैं। कौन इशू करेगा? इशूड बाय गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, RBI, PSU, प्राइवेट कंपनीज। लोअर इंटरेस्ट रेट टिपिकली हैव लोअर यील्ड ड्यू टू द सस्टेनेबिलिटी इंसेंटिव्स, or globally often aligned with the International Green Bond Principle ICMA, राइट। सब इनके जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से वो क्या करना है? इशू करना है आपको। तो ये हुई हमारी ग्रीन बॉन्ड की कहानी। अब हम बात करें यार कि ग्रीन बॉन्ड जो इशू हुआ है वो किस किस ने दिया है, कुछ कुछ एग्जाम्पल। एक तो गवर्नमेंट लेकर आई थी, नाम क्या दिया भाई? सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड दिया इन्होंने। इसका नाम भी कोइंसिडेंटली गोल्ड बॉन्ड जैसा SGB है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट एवर इंडियन सोवेरिन ग्रीन बॉन्ड इशुएंस रेज्ड करा 16,000 करोड़, $2 बिलियन।
और ये पैसा कहाँ यूज करेंगे हम? सोलर में, विंड में, हाइड्रो में, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। इससे जो भी पैसा आएगा वो सरकार यहाँ यूज करने वाली है। भैया एसबीआई ने भी ग्रीन बॉन्ड लाए थे ये, और इशूड किया था कितने रुपए का? $650 मिलियन का 2018 में, इसी पर्पस के लिए। आईआरएफसी लेकर आए थे 500 मिलियन, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए लाए थे कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, कोयला बंद करे, धुआं बंद होगा। एनटीपीसी ग्रीन मसाला बॉन्ड ये अलग लेकर आए थे एनटीपीसी वाले, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। एग्जाम्पल एडवांटेजेस, पहला सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी, लोअर बोरिंग कॉस्ट, इशूअर ऑफन गेट्स फेवरेबल रेट्स और ग्रोइंग डिमांड, सब इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। ईएसजी, ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस की बात करता है वो। और एक है आपके पास ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब दीज बॉन्ड्स डू नॉट पे पीरियोडिक इंटरेस्ट, कोई आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए क्या है इसमें जीरो। कूपन मतलब इंटरेस्ट, इसका मतलब ऐसा बॉन्ड है जिस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। Instead, they are issued at a discount, आपको अभी इशू करेंगे हम डिस्काउंट पे, से फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का 900 में, और जब रिडम्पशन करने के लिए आओगे तो रिडम्पशन पर आपको हम 1000 रुपए दे देंगे, तो जो डिफरेंस है वो 100 रुपए आपको जो बाद में मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, उसको आप इंटरेस्ट ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल। जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है भाई? नाम से लग रहा है कि भाई जीरो, जीरो मतलब सब आपको हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो कंसेप्ट क्या होगा? कंसेप्ट होगा साहब, मेरी कंपनी ने इशू करा है आपको, आज इशू करा है डिस्काउंट पर, मतलब 900 रुपीज में। कितने में इशू करा? 900 में। कल के दिन जब आपका रिडम्पशन होगा तो आपको हम फेस वैल्यू वापस कर देंगे। डिफरेंस कितना है बॉस? 100 रुपए। 100 रुपए को आप क्या माने? ये इंटरेस्ट मान के चले। एग्जाम्पल, जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय द पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। कौन इशू करता है यार? ये पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इशू करती है। सुटेबल किसके लिए? फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर लमसम रिटर्न। अब आगे, तो जीरो कूपन बॉन्ड का फीचर्स क्या है भाई? एक तो फीचर्स मतलब नो इंटरेस्ट पेमेंट, कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता है। इन्वेस्टर अर्न रिटर्न्स थ्रू द कैपिटल एप्रिसिएशन, आपको कोई ईयरली इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आप बोलोगे सर फिर क्या फायदा? तो भाई लमसम पैसा मिलेगा आपको इकट्ठा। तो जिसको लमसम पैसा चाहिए, जिसको इंटरेस्ट फुटकर नहीं चाहिए, जिसको अपनी रकम नहीं तोड़ना है, वो इन्वेस्ट करता है। इशू होगा काहे पे? डिस्काउंट पे। सोल्ड एट अ प्राइस lower than the face value. Fixed maturity value, investors receive full face value at maturity. Low risk, if government backed, government zero coupon bond are safer than the corporate bond. Obviously यार वो तो है। एग्जाम्पल देखे भाई, आरबीआई जीरो कूपन बॉन्ड इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेफ रहता है। पीएफसी एंड आरईसी बॉन्ड इशूड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर प्रोजेक्ट्स, टैक्स सेविंग ऑप्शंस अंडर सेक्शन 54 ईसी की बात है फॉर कैपिटल गेन प्रोजेक्ट। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स फुल फॉर्म क्या होता है? सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्प्लिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो पूरा का पूरा सिक्योरिटी है, अब ऑब्वियसली यार उसमें P प्लस आई कंपोनेंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट, ट्रीटेड एज अ जीरो कूपन बॉन्ड, इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड ट्रीट करते हैं। कॉर्पोरेट जीरो कूपन बॉन्ड कुछ कंपनीज ने भी सब ये इशू कर सकती है लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग के वास्ते, राइट। आगे एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है अपने पास में, ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपको रिटर्न क्या है बॉस? प्रेडिक्टेबल है। इसीलिए प्रेडिक्टेबल है क्योंकि आपको पता है कि आपको मिलेगी फेस वैल्यू मैच्योरिटी के टाइम पर। नो री इन्वेस्टमेंट रिस्क, सिंस देयर इज नो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, देयर इज नो रिस्क ऑफ री इन्वेस्टिंग एट अ लोअर रेट, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और गुड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, करेक्ट। सुटेबल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चिल्ड्रन एजुकेशन, आपको पैसा आज नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए सब बाद में। तो स्ट्रिप्स जो होते हैं ये भी एक तरीके का जीरो कूपन बॉन्ड ही होता है,
क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट अलग कर दिया, इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग कर दिया, और इंटरेस्ट तो हमारा जीरो कूपन बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा, तो इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। चलो, ये हुआ हमारा कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यार, जमाने भर के बॉन्ड जो हमने बात करी है। कौन कौन से बॉन्ड है, एक बार फटाफट उसको हम रिकॉल कर ले कि भाई हमने कौन कौन से बॉन्ड की बात करी है, राइट। चलो, तो सबसे पहले बॉन्ड की बात करी। अच्छा, एक तो हमने बेसिक कैटेगरी की बात करी है कि भाई कौन कौन से हमारे पास बॉन्ड है, वो अपन ने बात कर ली है। यहाँ पर तीन तरह के हमने देखे थे साहब। पहला है गवर्नमेंट रिलेटेड, दूसरा है कॉर्पोरेट रिलेटेड, और तीसरा है आपका म्युनिसिपल बॉन्ड वाला। म्युनिसिपल बॉन्ड का अपन ने बात करी है। फिर हमने टाइप्स की बात करी है भाई, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, याद रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आंसर लिखने का तरीका भी आपका थ्योरेटिकल ही होने वाला है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला बॉन्ड हमारे पास कौन सा है, कुल मिलाकर साहब 1 से लेकर 10 तरीके के हमारे पास बॉन्ड है। स्टडी मटेरियल में कम बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पढ़ लोगे तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, अच्छा ही रहेगा। जीवन में कभी ना कभी तो काम आना ही है जीवन में। चले, तो हम बॉन्ड की बात करें, ओवरऑल बॉन्ड हमने कौन कौन से पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो एक हमने बात करा है यार, पहली बात तो 10 तरीके के हमने अलग अलग बॉन्ड की बात की है, बराबर है। सबसे पहला हमने बात की है साहब जीसेस, हम नाम बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड इसको हम नाम बोलते हैं। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत ध्यान से। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, फर्स्ट वाला है, हम इसको बोलते हैं साहब गवर्नमेंट बॉन्ड। इसका दूसरा नाम क्या है, जीसेस। एग्जाम में कभी आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है ना, आपने सब पढ़ा हुआ है, अच्छा खासा पढ़ा हुआ है। जीसेस सिक्योरिटी साहब ये इशू होते हैं वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म, रिस्क कितनी है, लो रिस्क है, गवर्नमेंट है ना पीछे इसलिए, राइट। और रिटर्न कितने मिलते हैं, मॉडरेट रिटर्न। एग्जाम्पल, ट्रेजरी बिल, एसजीबीज, राइट। सेकेंड हमने बॉन्ड की बात की है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड नाम से ही लग रहा है यार, ऐसे बॉन्ड जो किसने इशू करे हैं, किसी कंपनीज ने, रिलायंस ने, टाटा ने, 10 साल के लिए इस तरीके से बॉन्ड होते हैं, राइट, फंड रेजिंग के लिए। थर्ड है आपका म्युनिसिपल बॉन्ड। हमने एग्जाम्पल देखा है साहब पीएमसी का, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, कब इशू हुआ, 17 में, 27 तक जाएगा, 10 साल का बॉन्ड है। इस तरीके से इशू होता है, लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडी ये यूज करती हैं। ये हमने पूरी की पूरी बात कर ली है। चौथा है टैक्स फ्री बॉन्ड। अगर आपको टैक्स फ्री पैसा लगाना है तो वो वाला बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड इशू, ये कौन इशू करता है, एनएचएआई, आरईसी या आईआरएफसी, ये इशू करते हैं नॉर्मली। टेन्योर जो रहेगा इनका 10 से 20 साल का रहेगा, और रिस्क भी लो है, गवर्नमेंट कंपनीज बीच में है, राइट। पांचवा, पांचवा है इन्फ्लेशन, इसका हम बोलते हैं आईआईबी, मतलब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, राइट। ये इन्फ्लेशन को लिंक करती हैं, गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया है सब। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के दिन एसजीबीज है,
गोल्ड बॉन्ड वाला, करेक्ट। छठवां बॉन्ड हमने बात करी एसजीबीस की, कि आपको यहाँ पर 2.5% मिलता, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता और मैच्योरिटी तक होल्ड करे रहे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ मिल जाना है, राइट। वो अपन ने बात करी है। तो ये तो हो गए हमारे 6 तरीके के बॉन्ड। कौन कौन सा यार? पहला गवर्नमेंट बॉन्ड है, GCMTIS, मतलब शॉर्टकट है, पहला पहला शब्द इनका ले लिया तो हमारा कुछ अगर निकलता है तो वो काम का है अपने पास में, राइट। चलो, नेक्स्ट है आपका मसाला बॉन्ड। अब मसाला बॉन्ड की बात कर चुके हैं भाई कि ये मसाला बॉन्ड, वो इंडिया का तड़का लगाने के लिए इसका इस तरीके से नाम रख दिया। चाइना वालों ने बॉन्ड इशू करा था सब मसाला बॉन्ड, मतलब इन्होंने ये इशू किया था तो इंडिया वालों ने भी सब बोला कि नहीं यार हम भी इशू करेंगे, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने भी ऐसा ही कुछ बॉन्ड इशू कर दिया है, राइट। जापान वालों ने भी इशू किया था, आपका नाम सुना होगा समुराई बॉन्ड, राइट। चाइना वालों ने डिमसुम बॉन्ड इशू किया था, DIMSUM। तो ये अलग अलग तरीके के उन्होंने इशू करा, सब इंडिया वालों ने स्टडी करा, उन्होंने बोला यार हम भी एक काम करते हैं, सब भारत का बॉन्ड इशू करा तो एक काम करो नाम रख दो इसका मसाला बॉन्ड। तो हमारे पास नेक्स्ट है मसाला बॉन्ड, बराबर है। रूपी डिनोमिनेटेड होता है, इंपॉर्टेंट चीज। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है तो आपको रिस्क काहे की नहीं है यार, हमें इन्फ्लेशन और करेंसी एक्सचेंज रिस्क जीरो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि हमको कल के दिन इसका जो पेमेंट करना है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का, वो हमें करना है सब रुपी में, राइट। तो इसके कारण जो करेंसी रिस्क है वो हो जाती है जीरो, बराबर। कहां पर इशू करते हैं? फॉरेन मार्केट में, बराबर है। और सब हमारे पास एग्जाम्पल्स में क्या है यार? HDFC ने इशू करा 2016 में, 3,000 करोड़ रुपए रेस करे। लिस्टेड कहाँ है? लंदन में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। NTPC ने इशू करा 2016 में, सेम ड्यूरेशन में 2,000 करोड़ रुपए रेस करे हैं। वो अपन ने IRFC ने 2,200 करोड़ रुपए रेस करे थे, राइट, लंदन में ही। सबके सब वहीं गए, एक गया तो दूसरा भी गया। चले, इनका कंसल्टेंट एक ही होगा मेरे ख्याल से। चले, तो मसाला बॉन्ड वाला सिस्टम ये है। एग्जाम में कभी आ जाए भैया इसको मसाला बॉन्ड क्यों कहा गया है, तो आप एक एग्जाम्पल लिख पाए सब वाई। हमें इंडियन फ्लेवर को ऐड करना था और जैसा कि चाइना वालों ने जो बॉन्ड इशू करा उसका नाम रखा डिम सम बॉन्ड, इन्होंने नाम ये रखा। जापान वालों ने भी ऐसा ही बॉन्ड इशू किया था जिसका नाम था समुराई बॉन्ड। अब मुद्दा क्या है साहब, इंडिया हमारी इंस्पायर्ड कंट्री है, हम बाहर के जितने लॉ हैं सबको रीड आउट करते हैं, अपने इंडिया के हिसाब से उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, तो वो हुआ कंसेप्ट, इसलिए इसका नाम मसाला बॉन्ड रख दिया गया। चले भाई, मसाला के बाद जो 7th तरीके का बॉन्ड है, सॉरी 8th तरीके का बॉन्ड है, वो है आपका परपेचुअल बॉन्ड। याद रखना, परपेचुअल बॉन्ड में नॉर्मली इसकी एक्सपायरी नहीं होगी, बट कंपनी उसकी एक्सपायरी मतलब डिसाइड कर सकती है कि भाई इतने टाइम तक रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम क्या है यार? इसका नाम ये भी है पब्स, और इसका नाम 81 बॉन्ड भी रखते हैं, राइट। 81 बॉन्ड भी रखते हैं इसका हम नाम। तो ये दोनों चीजें हमारे पास काम की हैं। फिर 9th हमने बात करी है बॉस ग्रीन बॉन्ड।
ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के कारण इस पे रिटर्न वगैरह कम मिलता है, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और 10th है हमारे पास में ZCB, बोले तो जीरो कूपन बॉन्ड। राइट, जीरो कूपन बॉन्ड की बात करें तो ये कुल मिलाकर इतने तरीके के बॉन्ड हैं जो इशू कर सकते हैं। 10 तरीके के हमने एग्जाम्पल देखे हैं। एग्जाम में कुछ भी आ जाए सब आपको परफेक्टली मेंशन करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बाद में।